हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइज। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को आज सिखाने वाली हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद में रखनी है उनके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे किस तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना है, अप्रोच उसका एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। क्योंकि दो अप्रोचेज मैंने बच्चों में देखे हैं जो वो लोग सॉल्व करते हैं। एक प्रोसेस जो बच्चों के हिसाब से है वो ये है कि पहले आप लोग सीधे सीधे जाइए क्वेश्चंस पे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होते हैं उनको पढ़ लीजिए, एक एक करके सारे क्वेश्चंस पढ़िए और वही कीवर्ड्स जो उस क्वेश्चन के अंदर हैं उनको पैराग्राफ में ढूंढिए और सॉल्व कर लीजिए। ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी सारे बच्चों के थ्रू फॉलो किया जाता है। दूसरा जो प्रोसेस बच्चे फॉलो करते हैं किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए वो है कि पहले वो एक पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। उस पैराग्राफ को पूरा पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन आंसर्स पे नज़र डालते हैं और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और जो भी क्वेश्चन का आंसर जहाँ भी उनको पता होता है वो उसका करेक्ट आंसर लिख लेते हैं। तो देखो, दो तरीके के प्रोसेस है बच्चों। अब कौन सा सॉल्व करना है, कौन सा प्रोसेस यूज करना है, वो देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके हिसाब से कौन सा वाला प्रोसेस ज़्यादा बेटर है, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को किस तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे आप उसको फॉलो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताऊंगी। जो प्रोसेस मैंने हमेशा से फॉलो किया है वो भी बताऊंगी, जो मैं बच्चों को हमेशा सिखाती हूँ वो भी बताऊंगी, और मेरे हिसाब से जो बेस्ट प्रोसेस है इसका तरीका है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का वो भी बताऊंगी आज के वीडियो में। तो चलिए करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले आपके जो पेपर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने वाला है बच्चों, वो दो तरीके के होंगे। एक होगा डिस्कर्सिव पैराग्राफ और दूसरा होगा फैक्चुअल पैराग्राफ। ठीक है, फैक्चुअल पैराग्राफ के अंदर आपको फैक्ट्स मिलेंगे। ये जो फैक्ट्स हैं वो डेटा फॉर्म में मिलेंगे। मतलब कि हो सकता है एक टेबल लिखी हो, टेबल के अंदर डिजिट्स हो, है ना, नंबर्स हो, बताया गया हो कि किसी पर्टिकुलर स्टेट की लिटरेसी कितनी है, दूसरे स्टेट की कितनी है, तीसरे की कितनी है, और उस डेटा को पढ़कर, ओके, डेटा प्लस जो पैराग्राफ्स होंगे उनको पढ़कर आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। वो हो गया आपका फैक्चुअल पैराग्राफ। और आपका जो डिस्कर्सिव पैराग्राफ है वहाँ आपको डेटा तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ भी फैक्ट्स मिलेंगे, पर वो होंगे वर्ड्स की फॉर्म में। ठीक, डिस्कर्सिव पैराग्राफ का मतलब हो गया एक तरीके से कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना जिसके ऊपर लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है बच्चों। डिस्कर्सिव पैराग्राफ का मतलब हो गया किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना जिसमें लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है, हर कोई अपनी ओपिनियन दे रहा है, एक दूसरे की ओपिनियन से डिफर कर रहा है। डिबेटेबल टॉपिक ये बन जाएगा, मतलब आप डिबेट करोगे लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर किसी के पास नहीं होगा। इसको बोलते हैं डिस्कर्सिव पैराग्राफ। मतलब कि मान लीजिए मैं बात कर रही हूँ डाइट की, डाइट चार्ट, न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, या हेल्दी डाइट प्लान हमारा क्या होना चाहिए। अब मेरे हिसाब से ये प्लान कुछ और होगा। भाई मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे हिसाब से जो डाइट प्लान है वो कुछ और होगा, जो नॉन वेजिटेरियन है उसके हिसाब से कुछ और होगा, जो वीगन है उसके हिसाब से कुछ और होगा। अब अगर हम एक डिबेट बिठा दें, डिबेट करने लगे इस टॉपिक के ऊपर, तो बताइए कौन जीतेगा? कोई भी नहीं। कंक्लूजन क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू और अपने अपने एक्सप्लेनेशंस हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। इसको कहते हैं डिस्कर्सिव पैराग्राफ। तो मान लीजिए किसी हेल्दी डाइट प्लान के ऊपर आपको 3-4 पैराग्राफ लिखे दिख जाएं तो उसको आप डिस्कर्सिव पैराग्राफ समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ सबके अपने अपने ओपिनियन होंगे। वीगन वाले के लिए वही बेस्ट डाइट है, वेजिटेरियन के लिए वही बेस्ट डाइट है, नॉन वेजिटेरियन बोलेगा खा ही क्या रहे हो तो तुम्हें अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, है ना, तो प्रोटीन चाहिए तो कुछ खाओ नॉन वेज की तरफ वो ज़्यादा इंक्लाइंड होगा, और वेजिटेरियन बोलेगा भैया हम तो इसी में खुश हैं। तो जो भी होगा आंसर यही रहेगा कि तीनों ही टॉपिक, तीनों ही ओपिनियन जो है वो अपनी अपनी जगह पे सही है और इसका कोई आंसर नहीं निकल कर आएगा। इसको कहते हैं डिस्कर्सिव पैराग्राफ, किसी भी टॉपिक के ऊपर अपनी अपनी ओपिनियन देना बेसिकली। तो आज के जो सेशन में हम लोग एक डिस्कर्सिव पैराग्राफ सॉल्व करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए बच्चों। तो देखो, मैं हमेशा से बिलीव करती हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि यही बेस्ट तरीका होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का। वो है कि पहले आप पढ़िए पैराग्राफ को। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं ना, आप स्किमिंग एंड स्कैनिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आप एक पैराग्राफ को जस्ट एक नज़र डालकर पढ़ लीजिए। जहाँ तक आपकी बुद्धि में वो पैराग्राफ की जो मीनिंग है या थीम है घुस रही है उतना पढ़िए। तो मान लीजिए मैंने किसी पैराग्राफ को पढ़ना शुरू किया और मुझे पहला पैराग्राफ उसका समझ आया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, और दूसरे को पढ़ते पढ़ते मैं बोर होती जा रही हूँ और मेरे दिमाग से ना आउट ऑफ स्टोरी होता जा रहा है। आप इस बात को समझिए कि जब आप किसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पहली बार पढ़ रहे होते हैं, किसी भी आर्टिकल को पहली बार पढ़ रहे होते हैं, तो
90% बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो पढ़ते पढ़ते कहीं और खो जाते हैं, उनके दिमाग में कुछ और आने लगता है, वो रियलिटी में जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ नहीं रहे होते, सिर्फ रीड कर रहे होते हैं। रीडिंग चल रही है लेकिन उसका जो मीनिंग है, रीड करते टाइम भी आपको मीन करना होता है कि आप क्या रीड कर रहे हो। इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग तरीके से पढ़ना। तो एक तरीका तो हो गया कि हम पढ़ रहे हैं और हमें पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, राइट राइट राइट, लाइनें एक दूसरे से मैच कर रही हैं, लाइनें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। हाँ, हम टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक तरीका होता है मैं पढ़ रही हूँ बट मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, बस आई एम जस्ट स्पीकिंग। ओके, आई एम जस्ट स्पीकिंग, दिस इज करेक्ट वे टू से दिस, राइट। ऐसी कंडीशन को पढ़ना नहीं कहते। पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप जो पढ़ रहे हैं कम से कम आपको उस पैराग्राफ की थीम तो समझ आ जाए। तो मान लीजिए एक 6 पैराग्राफ का कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है और मैंने उसका एक पैराग्राफ पढ़ा, दूसरे को पढ़ते पढ़ते मैं खो गई। वही जो मैंने आपको बोला ना, आप लोग खुद बताइएगा मुझे चैट सेक्शन में कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है कि आप पढ़ते पढ़ते कहीं और खो जाते हैं और आप पढ़ रहे होते हैं, फिर आपको रियलाइज होता है ये लिखा क्या था इस पैराग्राफ में, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। तो खाली उसको स्पीक नहीं करना है ना, रीड करना है, मतलब कि पढ़ना है, समझना है कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। तो मान लीजिए आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा और पढ़ते पढ़ते आप खो गए कहीं और, तो कोई बात नहीं, बस वहीं रुक जाइए। जहाँ भी आप खोने लगें और आपका कनेक्शन टूट जाए पैराग्राफ से, बस वहीं रुक जाइए। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा रीडिंग का ये है कि हमें कम से कम उस पैराग्राफ की थीम समझ आ जाए। तो मान लीजिए मैं पढ़ रही हूँ और पढ़ते पढ़ते मुझे 4 5 6 लाइनों में रियलाइज हुआ ये एक्चुअली फार्मर्स के ऊपर टॉपिक है कि फार्मर्स को किस तरीके से टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए अपनी हार्वेस्टिंग को और फार्मिंग को अच्छा करने के लिए। मान लीजिए ये था, तो 4 5 लाइनों में मुझे समझ आ गया। अब जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है वहाँ तक मैं पढ़ती जाऊँगी, ओके। और जैसे ही मुझे लगा कि मैं घूम गई, रुक गई, मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा आप क्या लिख रहे हैं, बस रुक जाओ, जाओ क्वेश्चंस के पास। ये होता है परफेक्ट तरीका बच्चों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने का। अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चंस वाला जो तरीका बच्चे बोल रहे हैं वो सक्सेसफुल क्यों नहीं है, मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो आई होप दिस इज क्लियर। अभी तक जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको बोला कि जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे होते हैं तो जहाँ तक आपको समझ में आता जा रहा है वहाँ तक आप पढ़ते जाइए। और जब आपको लगे कि अब मैं घूम गई हूँ, मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है या मैं कहीं और खो गई थी, मुझे पता ही नहीं ये आखिरी की 3 लाइनों में मैंने क्या पढ़ा, बस तो वहाँ आप रुक जाएंगे और अब आगे नहीं पढ़ेंगे, अब आप सीधे क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, मान लीजिए उस क्वेश्चन का आंसर आपको करना आ गया। पहले पैराग्राफ में जनरली आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको क्वेश्चन के थ्रू थीम और अच्छी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इसमें पूछा गया कि फार्मर्स ओल्ड पैटर्न से आज भी फार्मिंग क्यों कर रहे हैं। आई एम जस्ट मेकिंग दिस क्वेश्चन, है ना, ऐसे ही बना रही हूँ मैं, और उसका आंसर आपको पहले पैराग्राफ में मिल गया। तो अब आपको स्टोरी बिल्डिंग करने की एक आइडिया आ जाएगी कि अब हो सकता है आगे की पैराग्राफ में बताया जाए एडवांटेजेस क्या है टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के, हो सकता है आगे के पैराग्राफ में लिखा हो डिसएडवांटेजेस क्या है, और लास्ट में लिखा हो किस तरीके से ओवरकम करके टेक्नोलॉजी के थ्रू फार्मिंग को बेटर किया जा सकता है। ये दिमाग चलाना, स्टोरी बिल्डिंग करना, एजम्पशंस रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसी एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही हो गया रीड करना एंड कॉम्प्रिहेंड करना, मतलब कि समझना। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अंडरस्टैंड करना। तो उसमें आपको जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते पढ़ते, देखो जैसे हम मूवी देखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और आपको लंबा इंट्रोडक्शन हो जाएगा बट समझाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग मुझे बताइए, जब आप लोग मूवी देख रहे होते हैं तो क्या करते हैं, देखते जाते हैं आगे क्या होगा आगे क्या होगा, या सोचते जाते हैं अरे कहीं यही तो चोर नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि इसी ने ही उसकी मर्डर किया है और बाद में ये वहाँ जाके रूम में बंद हो गया, यही है क्या, वो हो सकता है अभी पुलिस आएगी ना वहाँ पे, हो सकता है उस रूम में कुछ प्रूफ मिल जाए इस बात का, और आप इसी अजम्पशन के बेस पे आगे देखने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं क्या होता है। सेम अजम्पशन बच्चों आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में करना होता है। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? आप कोई आर्टिकल पढ़ेंगे, आप नॉवल पढ़ेंगे, सी यही तो होती है, इसको कहते हैं मन लगा के रीडिंग करना। जब हम कोई कॉमिक पढ़ रहे होते थे, सोचो आपने अगर कॉमिक्स पढ़ी हैं तो, या नॉवल पढ़ते हैं अगर आप पढ़ते हैं तो, या शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं अगर आप पढ़ते हैं तो वही चीज़ होगी सेम कि हम पढ़ते पढ़ते आगे के इंसिडेंट के बारे में सोचने लग जाते हैं। सोचते हैं कि नहीं सोचते, क्यों सोचने लग जाते हैं भाई, क्योंकि हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है वो हम एज्यूम कर सकते हैं, और क्या पता वही रियलिटी हो। हम 4 5 ऑप्शंस रखते हैं अपने माइंड में, रखते हैं कि नहीं रखते, आप सोचो। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कितना टफ है, और क्या हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इसको अलाउ करना, मतलब फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम 4 ऑप्शन सोचेंगे, या तो ये कातिल होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, इन तीनों में से ही कोई एक है,
और हम अपने माइंड में, देखो हमारा माइंड इतना शार्प है ना बच्चों कि आगे का पैराग्राफ सोचने के लिए मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना। हमारा माइंड इतना शार्प है कि 1 सेकंड में हमारा माइंड 3 स्टोरीज बना लेगा। मैंने बोला अगर पर्सन ए मर्डरर है तो मैं उसकी प्लॉट को बना लूंगी माइंड में। मैंने सोचा पर्सन 2 मर्डरर है तो मैं पर्सन बी की, जो सेकंड पर्सन है, उसकी स्टोरी बना लूंगी माइंड में। और पर्सन 3 अगर मर्डर हुआ तो वो स्टोरी बना लूंगी। ये तीनों स्टोरी में एक साथ अपने दिमाग में बना सकती हूँ विद इन अ सेकेंड। इतना पावरफुल माइंड है मेरा। पर मैं वो क्यों कर पा रही हूँ? क्योंकि वहां मेरा इंटरेस्ट है, उसमें मुझे मजा आ रहा है, स्टोरी देखने में, वेब सीरीज देखने में, स्टोरी पढ़ने में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को उतना ही इंटरेस्टिंग बनाना होता है हमको, अगर हम चाहते हैं कि हम करेक्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर पाएं तरीके से, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए। और ये काम आपको नहीं करना, आपका दिमाग खुद करेगा। 3 ऑप्शंस खुद ही निकाल के रख देगा आपका माइंड। क्या हो सकता है नेक्स्ट पैराग्राफ में ये हो, लेकिन ये कब होगा? तब जब आप जाके सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सीधे कीवर्ड ढूंढ लो। क्या कर रहे हो अब आप बताओ? ये तो वही वाली चीज होगी कि आप बस एड्स देख रहे हो, बीच बीच में क्लिप्स देख रहे हो, है ना। छोटी छोटी क्लिप्स देख के कभी समझ में आया कि एक्चुअल इसका थीम क्या होगा, स्टोरी का थीम क्या होगा, पैराग्राफ का थीम क्या होगा? कभी क्लिप्स को देख के समझ आता है? जो शॉर्ट्स बोलते हैं हम लोग, आजकल शॉर्ट्स चलते हैं, रील्स चलती हैं जिनमें छोटे छोटे क्लिप्स दिखाई देते हैं। क्या होगा उससे? उससे तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ती है। इसके अंदर था क्या यार, ला पढ़ लो। अब पेपर में तो इतना टाइम नहीं है कि पहले शॉर्ट्स देख लिए और फिर अब पैराग्राफ को पूरा पढ़ लें। पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसीलिए टाइम बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पैराग्राफ को पढ़ें, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। इसीलिए मैंने आपको बोला जहाँ इंटरेस्ट कम हो रहा हो छोड़ दो, क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो इंटरेस्ट वहीं बढ़ने लगेगा, और जब लगेगा इसका पैराग्राफ का आंसर तो ये हो गया, अब आगे में क्या है देखते हैं चलो। अब आपका इंटरेस्ट वापस आया, आपने फिर पढ़ना शुरू किया। ये तरीका होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन, फिर आगे पढ़िए, सेकंड पैराग्राफ पढ़िए, थर्ड पैराग्राफ पढ़िए। हो सकता है थर्ड के बीच में फिर आप भटकने लगे, कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन ढूंढिए, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, थर्ड क्वेश्चन ढूंढिए, मिल जाएगा। सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में वो क्वेश्चन मिल जाएगा, और जैसे ही उसका आंसर आपका हो जाए फिर आगे से रीडिंग शुरू कर दीजिए। ये तरीका होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का। अब अगर आपने ये स्ट्रेटेजी डायरेक्टली एग्जाम में अपनाई बच्चों, आप नहीं कर पाओगे। अगर ये स्ट्रेटेजी डायरेक्टली एग्जाम में अपनाई, क्योंकि देखो हर स्ट्रेटेजी के कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। हो सकता है आपके लिए स्ट्रेटेजी ना बनी हो। अब एग्जाम में तो हम रिस्क नहीं ले सकते ना कि एग्जाम में ट्राई करेंगे। क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करो भाई, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए, है ना। जब आप और भी बहुत चीज़ें हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा कैसे करते हैं, रीडिंग को इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये हर चीज़ मैं आपको आगे आने वाली काफ़ी सारी वीडियोस में बताने वाली हूँ। आज की वीडियो में सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें बताऊँ। अब देखो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करेंगे एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व बच्चों, ठीक है। और आपको यहाँ क्या करना है, 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप लोग, सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या लिखा है। 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पॉइंट नंबर 1, आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते स्टार्टिंग की 3-4 लाइनों में एक थीम देख लेनी है, इस पैराग्राफ में कोई थीम है या नहीं है। देखो कुछ कुछ पैराग्राफ्स में कभी कभी थीम नहीं होती, कुछ कुछ में होती है, उसका हमें ध्यान रखना है। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले कोई बात नहीं। दूसरा, हमको किस चीज़ पे ध्यान रखना है, हमको पॉइंट्स को रिमेंबर करने की आदत डालनी है बच्चों। मेमोराइज करो, रिमेंबर करो, कुछ भी करो, लर्न करो, क्रैम करो, रीड करो। रिमेंबर द पॉइंट्स दैट आर देयर इन द पैराग्राफ। ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये आपके लिए पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पढ़ते पढ़ते ना कई बार ऐसा आपके साथ होगा कि आप भूल जाएंगे कि आपने क्या पढ़ा था पैराग्राफ 1 में। तो ये हैबिट डालनी पड़ेगी आपको। ये हैबिट है, ये एक दिन में नहीं आएगा, 2 दिन में नहीं आएगा, ये आपको हैबिट डालनी पड़ेगी कि जब भी मैं कोई पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, अपने माइंड को मुझे कैसे ट्रेन करना है। अपने माइंड को मुझे ट्रेन करना है कि पहले तो मैं पहले पैराग्राफ खत्म होते होते थीम पहचान लूँ किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, और दूसरे पैराग्राफ तीसरे पैराग्राफ तक आते आते मुझे पहले दूसरे तीसरे पैराग्राफ में क्या फैक्ट्स थे, क्या लॉजिक्स थे, वो मुझे पता होने चाहिए, मुझे वो याद हो जाएं। इतनी कैपेसिटी ब्रेन की आपको बढ़ानी है। अगर आपने ये 2 काम कर लिए तो क्वेश्चन आंसर करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा बच्चों। थीम पता चल गई तो हम स्टोरी बिल्डिंग कर पाएंगे। फार्मर की बात है तो फार्मर्स के बारे में सोचेंगे, वेजिटेबल की बात है, वेजिटेरियन लोगों की बात है तो वेजिटेरियन लोगों के बारे में सोचेंगे, टेक्नोलॉजी की बात है तो टेक्नोलॉजी के बारे में सोचेंगे, लर्निंग प्रोसेस की बात है तो लर्निंग प्रोसेस के बारे में सोचेंगे, ओपन एआई, चैट जीपीटी, इसके उसकी बात है तो उसके बारे में आगे की बिल्डिंग करेंगे। हमें नहीं करना, माइंड खुद करेगा, क्योंकि अब तक हम माइंड को कुछ ना कुछ फीड करा चुके हैं।
ब्रेन तो ऑल द टाइम काम कर रहा है, कहीं कोई होर्डिंग देख लिया, उस पर कुछ लिखा हुआ है वो फीड कर लिया, कहीं कोई मूवी में कोई सीन देख लिया वहाँ से फीड कर लिया, कोई बुक पढ़ ली वहाँ से, एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल देख लिया वहाँ से फीड कर लिया। ब्रेन तो फीडिंग ले ही रहा है। अब ये एकदम से प्रोड्यूस करेगा, आप भी सरप्राइज हो जाओगे, अच्छा मुझे इतना कैसे पता है चैट जीपीटी के बारे में। क्यों? क्योंकि आपने उसको देखा, रील चल रही थी, रील में देखा, है ना। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये आपका ब्रेन करेगा, आप नहीं करोगे। आपको ध्यान रखना है लॉजिकली थीम पता लगाने पर और जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो उनको याद करने पर। दो चीज़ों पे आपको फोकस करना है। कैसे करेंगे? एक दिन में नहीं होगा, रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसी ही एक प्रैक्टिस हम आज करने वाले हैं। जो कुछ बोल रही हूँ वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए आपको ये पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सॉल्विंग के लिए जो तरीका मैंने आपको बताया वो वही था कि हमें क्या करना है, पहले पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस करने हैं। अब क्वेश्चंस बाद में करने का क्या डिसएडवांटेजेस है, पहले करने का क्या डिसएडवांटेजेस है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ इसको सॉल्व करने के बाद। चलिए, तो आपको क्या करना है, वन गो में इसको पढ़ना है। कोई थीम अगर आपको समझ आएगी तो आप मुझे बताइएगा, अदरवाइज क्या आप एक क्रोनोलॉजी को याद रख पा रहे हैं, है ना, वो रिमेंबर करने की जो आपकी पावर है कैसी है, आप वो मुझे बताना। पढ़िए, सब लोग पढ़ेंगे इसको। चलिए, अब मैं आप लोगों के साथ भी पढ़ती हूँ, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ तक पढ़ते पढ़ते यहाँ आए हों और घूम गए और कुछ बच्चे हो सकता है नीचे तक इसको पढ़ लें। वन गो में पढ़ेंगे, 1 मिनट का टाइम आप लोगों के पास में काफ़ी रहेगा, फिर भी मैं 2 मिनट दे देती हूँ। जो भी कोई थोड़े ऐसे बच्चे भी हैं जो आराम से भी पढ़ते हैं, उनके लिए भी अगर हम देखें तो 2 मिनट के अंदर अंदर ये जो पैराग्राफ है उसको बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है। अरे बाप रे, स्टॉप वॉच खोल ली मैंने, सॉरी बच्चों। ये लीजिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं साथ में और इसको रीड करते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ब्रूस नाम का एक लड़का है, शायद से ब्रूस ली होगा। ही इज़ अ स्टूडेंट एट अ सेकेंडरी स्कूल। हमें पता होना चाहिए कि उसका स्कूल का ये देखो, ये ना कीवर्ड्स होते हैं, ये फैक्ट्स होते हैं। हो सकता है क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए जिसमें इसके स्कूल की स्टैंडर्ड पूछी जाए, तो मुझे यहाँ पे पॉइंट आउट करना है। ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं आप, और अब अंडरलाइन तो नहीं मिलेगी करने को पेपर में, तो हमें माइंड को रीड करने की आदत डलवानी है। भाई याद रख, रिटेंशन अच्छा रखना है, याद रख, ठीक है, रिटेन करो इन चीज़ों को। बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स वर्क एंड दे गो टू वर्क वेरी अर्ली। पेरेंट्स वर्किंग है भाई, एक और पॉइंट मिल गया। दे यूजुअली प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर ब्रूस एंड लीव होम बिफोर ब्रूस वेकअप। काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा, उन्होंने पहला पैराग्राफ पढ़ के दूसरे पे और तीसरे पे होंगे और उन्हें अभी तक इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि इसके पेरेंट्स जो हैं वो ब्रेकफास्ट बना के सुबह निकल जाते हैं। नहीं याद रहा होगा आपको, ये ही ब्रेन होता है, ऐसा ही ब्रेन है हमारा, हम पढ़ते जाते हैं। इसको कहते हैं बस रीड करना, कॉन्शियसली रीड करना नहीं कहते। कॉन्शियसली रीड करोगे तो एक एक पॉइंट को आपको याद में रखना है। अभी तक मुझे याद है, ब्रूस ली नाम का लड़का है, 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ता है, सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है, और पेरेंट्स जो है वो जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि वर्किंग है और ब्रेकफास्ट उसके लिए छोड़ जाते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? ब्रूस फॉरगॉट टू सेट द अलार्म येस्टरडे सो ही वोक अप लेट दिस मॉर्निंग। अलार्म सेट करना भूल गया, फॉरगॉट वर्ड इज इम्पॉर्टेंट, और इसीलिए लेट उठा, ये भी इंपॉर्टेंट है। He didn't wear his uniform because it was dirty. यूनिफॉर्म नहीं पहनी क्योंकि वो डर्टी थी, ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई। He left home without having breakfast and went to school. बिना खाना खाए चला गया। He was late and he missed the first lesson. पहली लेसन उसने मिस भी कर दी क्योंकि वो लेट था। He knocked the door of the school classroom and opened it. उसने पहले स्कूल के गेट को नॉक किया, क्लासरूम के गेट को, फिर उसको ओपन किया। But there wasn't anybody inside. कोई अंदर था नहीं, ठीक है, कोई भी अंदर था नहीं। He knocked his seat and he took his seat and started to wait for his friends. वेट करने लगा उसकी फ्रेंड्स के लिए क्योंकि क्लास में कोई था नहीं। He waited about an hour. कितने घंटे? 1 घंटे के लिए उसने, हाफ एन आवर, ओके, आधे घंटे उसने वेट किया। बट nobody came, कोई आया नहीं। He looked out of the window. उसने विंडो के बाहर देखा और वहाँ उसने क्या देखा? His friends वहीं पर थे। They were in the garden. ठीक है, गार्डन में क्या कर रहे थे? खेल रहे होंगे। He went out the classroom and started to run. वो क्लास के बाहर निकला, भागने लगा। He wasn't careful enough so he fell down. गिर गया। कहाँ पर? स्टेयर्स पर, ओके।
ही फेल्ट अ शार्प पेन इन हिज लेफ्ट लेग, उसको दर्द हुआ उसके लेफ्ट लेग में। अगर हो सकता है लेफ्ट लेग राइट लेग में कुछ कंफ्यूजन हो तो हम लेफ्ट लेग को भी क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। एंड ट्राई टू मूव इट बट ही कुडंट, वो अपने पैर को मूव नहीं कर पा रहा था बिकॉज इट वॉज ब्रोकन, उसका पैर टूट गया है। आपने नोटिस किया जिन चीज़ों को मैंने अंडरलाइन किया है उनको अंडरलाइन करते टाइम मुझे और फायदा हो रहा था, मैं याद कर पा रही थी। तो देखो दो तरीके होते हैं, हम उसी चीज़ को अंडरलाइन करते हैं जो चीज़ हमें समझ आती है, पॉइंट 1। दूसरा, जिस चीज़ को हम अंडरलाइन कर लेते हैं वो हमें और अच्छे से याद हो जाती है। तो ये प्रोसेस है पूरा, जो समझ आता है उसको हम अंडरलाइन करते हैं। आपने देखा होगा ना, अंडरलाइन मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब जो समझ आ गया। तो जो चीज़ समझ आती है उसको अंडरलाइन करते हैं, और जिस चीज़ को अंडरलाइन करते हैं वो दोबारा से याद हो जाती है। तो एक प्रोसेस, पक्का मजबूत अंडरस्टैंडिंग बन जाती है किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी लाइन को लेके, किसी भी फ्रेज को लेके। तो वही हमने यहाँ किया। ब्रूस की बात हो रही थी। ब्रूस नाम का लड़का है जो आज बिना ब्रेकफास्ट किए अपने स्कूल चला गया, उसका पैर भी टूट गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके पास में और आपको उनको आंसर करना है। 5 क्वेश्चंस होंगे और अब आप नोटिस करेंगे कि क्योंकि आपने अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से करी पैराग्राफ को पढ़ने की, अब इसके आंसर आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब इसी पैराग्राफ को मान लीजिए पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाती है फिर कहती ढूंढो, आप क्या करते, वर्ड से वर्ड मैच करते। मुझे ये तरीका बहुत स्टूपिड लगता है बच्चों सॉल्व करने का। देखो इसके 2 रीज़न है, मैंने आपसे कहा था ना मैं पैराग्राफ पहले आपको पढ़ा दूंगी फिर आपको बताऊंगी डिसएडवांटेजेस क्या है क्वेश्चंस को पहले पढ़ने के। जब भी आप क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं ना, हो सकता है तुक्के में आपका पहला क्वेश्चन का आंसर सही मिल जाए, दूसरे का सही मिल जाए। एक क्वेश्चन में आप इतना अटक जाएंगे बच्चों कि उसके लिए आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि थर्ड पैराग्राफ की लाइन तो मिल नहीं रही, क्या लिखा है इसमें। और जब पढ़ना शुरू करोगे ना बच्चों, जितना टाइम आपका एक पैराग्राफ को पढ़ने में स्पेंड होता उससे डबल टाइम आपका स्पेंड होगा, क्योंकि अब आप 15-10 मिनट 5 मिनट अपने ऑलरेडी बर्बाद कर चुके थे और अभी तक आपको उस पैराग्राफ का मीनिंग ही नहीं पता, थीम ही नहीं पता, किसके ऊपर टॉपिक है पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी आप तो क्वेश्चंस देख देख के उनके कीवर्ड ढूंढ ढूंढ के आंसर लिख रहे थे, आपको ओवरऑल थीम ही नहीं पता है। और विश्वास मानो जब आपको ओवरऑल थीम पता चल जाती है ना किसी भी टॉपिक के ऊपर, और 2 क्वेश्चंस आप जिस तरीके से हमने अभी अभी सॉल्व करना सीखा वो कर लेते हैं, तीसरे चौथे टॉपिक तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, तो लास्ट में बड़ा फायदा होता है इस टेक्निक का। तो कुल मिला के उतना ही टाइम लगेगा जितना आपने पहले में लगाया, और पहले में हो सकता है मतलब जो क्वेश्चन वाले में लगाया, और हो सकता है क्वेश्चन वाले में ज़्यादा लगे, क्योंकि मैंने बोला ना जिस क्वेश्चन में घूम गए ना उस क्वेश्चन में आपको 15-20 मिनट लग जाएंगे सॉल्व करने में। आप ढूंढते रह जाओगे और पैनिक करोगे। अब आप सोचोगे यार ना तो पैराग्राफ के बारे में पता है ना इसकी थीम के बारे में पता है, और अभी 2 क्वेश्चंस और बची हैं और हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। इस पैनिक तरीके से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, अपने आप को कॉन्फिडेंस दीजिए, माइंड को रियलाइज़ कराइए भाई मुझे पूरे पैराग्राफ की जिस्ट पता है, अब हर क्वेश्चन का आंसर मेरे माइंड में है। ये तरीका होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं इसके क्वेश्चंस फटाफट से, 1-1 सेकंड में आंसर आएंगे सारे, 1-1 सेकंड में आंसर आएंगे। बताइए, व्हाई डिड ब्रूस ली वेक अप लेट? अलार्म सेट नहीं किया था, आंसर मिल गया। कौन सा वाला है? बिकॉज ही डिडंट सेट द अलार्म, सी वाला। व्हाई डिड ब्रूस ली वेयर द यूनिफॉर्म? व्हाई डिड नॉट, क्यों नहीं पहनी, डर्टी थी। कौन सा ऑप्शन है? सी वाला। क्वेश्चन, व्हाट डिड ब्रूस डू बिफोर ही ओपन द डोर? नॉक पहले किया फिर डोर को ओपन किया था, याद है हमने पढ़ा था। कौन सा वाला आंसर है? ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, ही नॉक द डोर, बी वाला। नेक्स्ट, what did he do when he saw his friends in the garden? भागा वो उनके साथ मिलने के लिए, he went out the classroom and started running, D वाला। नेक्स्ट है, what happened to his leg? टूट गई, it was broken। 5 क्वेश्चंस थे बच्चों आपके पास सॉल्व करने के लिए, 5 सेकंड नहीं लगे आपको। अब आप बोलोगे मैम ये तो बहुत ईजी था। जिस बच्चे के पास में रीडिंग एबिलिटी नहीं होती ना, उसको इसको सॉल्व करने में भी 10 से 15 मिनट लग जाते, 10 मिनट तो लगते ही लगते, लेकिन ये सिर्फ 5 मिनट का काम हो जाएगा जब आप अपने ब्रेन को तैयार करना शुरू करेंगे। तो ऑब्जेक्ट ये नहीं है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमें टफ पैराग्राफ करना है या इजी पैराग्राफ करना है। हमारा इन क्लासेस के थ्रू मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें अपने ब्रेन को तैयार करना है। किस चीज़ के लिए? पहला पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते थीम तैयार हो जानी चाहिए, दूसरे तीसरे पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते आपको पुराना सब कुछ याद हो जाना चाहिए। अंडरलाइन करने का जो प्रोसेस है पेपर में करने को मेरे बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दिमाग को तैयार करो कैसे दिमाग में अंडरलाइन करने हैं। आया समझ में? और इस तरीके से आप इस तरीके के कोई भी एक पैराग्राफ को सॉल्व कर पाएंगे। आपको क्या लगता है ये ईजी है? अभी आप देखो, ये सेम पैराग्राफ आप बच्चे को दो, उसके लिए तो यही टफ है। तो ईजी और टफ वो होता है जो हम प्रैक्टिस करते हैं और नहीं करते हैं। छोटे बच्चे ने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो उसके लिए ये भी टफ है, लेकिन आपने काफ़ी कुछ प्रैक्टिस कर लिया तो आपके लिए ये इजी है। तो आगे आने वाला जो प्रोसेस है उसको प्रैक्टिस करिए और टफ टफ एक्सरसाइजेस करिए। इसकी साथ में करेंगे बहुत सारे एक्सरसाइजेस आगे चल के, आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बच्चों, आई विल बी एंडिंग द सेशन।
क्या हो गया? ठीक है जी. And we'll meet you very soon in the next class. Till then, bye everyone and take care.